Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. Today we all are here to discuss some important MCQs related to your food analyst and junior analyst exam. In this session we are going to discuss frequently asked questions related to the food chemistry syllabus in your examination. So before we start today's session, I want you all to introduce you all to the new course launched by our Food Tech online app related to FSSAI Junior Analyst and Food Analyst Examination. अब हम सबको पता है FSSAI जो है वो हर साल जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट एग्जाम को कंडक्ट कराता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एज अ सर्टिफाइड फूड एनालिस्ट इजीली फूड इंडस्ट्री की जॉब्स को क्रैक कर सकते हो। और ये एग्जाम जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही स्कोर करने की जरूरत होती है, ना कि आपको एक लार्ज कंपटीशन से फाइट करके कॉम्पिटिटिव मार्क्स या फिर कॉम्पिटिटिव कट ऑफ को क्लियर करना होता है। इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस। जैसा हम सबको पता है कि फूड एनालिस्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो उस वास्ट सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में और उसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करते हुए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ये रिकॉर्डेड क्लासेस जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं और पीएचडी पास आउट जो फैकल्टी है उनके द्वारा दी जाएगी, साथ में जिसमें वह टीचर्स भी हैं जिन्होंने खुद ने फूड एनालिस्ट एग्जाम दे रखा है। उसके अलावा आपको ई बुक्स दी जाएगी। टोटल 5 ई बुक्स है जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में और बहुत ही इजी वे में आपकी तैयारी को पूरा कराएगी। साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो, अब इसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू वीडियो की सीरीज मिलेगी जिसके वजह से आप आराम से इस एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ और बहुत ही इजीली। उसके बाद में आएंगे प्रीवियस ईयर वीडियो। आपको इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियोस दिए जाएंगे, उनके डिस्कशंस भी दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को ऑन द ट्रैक रख पाओ और बहुत ही कम टाइम में और हम कह सकते हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ में इस एग्जाम को आप क्लियर कर पाओगे। अब इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको 2 और फायदे हम दे रहे हैं। इसमें एक तो मेजर बेनिफिट ये होगा कि आपको ये मार्जिनल कॉस्ट में मिलेगा, मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आपके लिए इस कोर्स की रखी गई है। दूसरा, ये आपको मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, यानी कि आपको सिर्फ एक बार इस कोर्स को अवेल करना है, उसके बाद आप जब चाहो तब इसकी वीडियोस देख पाओगे। इसमें ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि 6 मंथ्स के बाद में ये कोर्स आपका इनवैलिड हो जाएगा या फिर 1 ईयर के बाद में इस कोर्स का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। आप इसे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो और इस कोर्स को आप बाद में आप अगर और भी फूड फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी आप इसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल पाओगे। और इसके साथ में आपके लिए एक और चीज है कि आपको अब इस कोर्स में एक डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर आपको ये डिस्काउंट अवेल करना है, इस डिस्काउंट के बारे में फर्दर डिटेल चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, जहां से आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल होना है तो आप हमारे फूड टेक ऑनलाइन ऐप पे जाइए, वहां पे आपको इससे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आप इजीली इसमें एनरोल होके अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और एग्जाम क्लियर कर पाओगे। Now, which class of food additive used to control the moisture level in food? So our options are first one humectants, anti-caking, improver and secretants. Secretants जो होते हैं वो दरअसल स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं जो मेजर 2 वर्क परफॉर्म करते हैं हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर। पहला होता है एज अ चिलेटिंग एजेंट एंड जो सेकंड वर्क इनका होता है वो होता है फैट डिग्रेडेशन को रोकना। अब चिलेटिंग एजेंट का मतलब है ये दरअसल मेटल आयंस होते हैं उनसे बाइंड हो जाते हैं सिक्वेट्रेट्स और उसके कारण जो फैट की ऑक्सीडेशन होती है इन मेटल आयंस के कारण उसको प्रिवेंट करके हमारी फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। दूसरा, ये जो फैट का ऑक्सीडेशन है उसको भी प्रिवेंट करते हैं हमारे फूड आइटम के अंदर, और फैट में जो रेंसिडिटी जैसी हमारे प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट आते हैं फैट ऑक्सीडेशन की वजह से, उसे भी ये सिक्वेट्रेट्स की मदद से ही प्रिवेंट किया जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है ईडीटी। नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्प्रूवर्स। इम्प्रूवर्स दरअसल गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कि हमारे मेनली जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं, खासकर ब्रेड बेस्ड प्रोडक्ट में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जो डो होता है उसके अंदर गैस फॉर्मेशन करके उसे फ्लफी टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं ब्रेड्स के अंदर, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है हमारा यीस्ट। नेक्स्ट आते हैं एंटी केकिंग एजेंट। एंटी केकिंग एजेंट का इस्तेमाल हम पाउडर और जो ग्रेनुलर फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर करते हैं, क्योंकि ये जो पाउडर होता है
अगर वो लॉन्ग टर्म में हमारा एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहेगा तो सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और पाउडर की क्लम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी केकिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि इस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, प्रिवेंट क्लम्पिंग of powder. And the answer of this question, which is class of additive used to control moisture level in food, is humectants. Humectants दरअसल हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है जो वह सब्सटेंस जो कि वाटर का जो ड्रेन ऑफ है उसको रोकते हैं और वाटर रिटेंशन में हेल्प करते हैं। यानी कि एक तरह से जैसे फूड आइटम है तो इसके अंदर ये हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस के फॉर्म में हमारे ह्यूमेक्टेंट्स एजेंट प्रेजेंट होते हैं जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका जो वाटर है, फ्री वाटर, उसको अपने साथ जोड़ के रख लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से जो ड्रेन ऑफ वाटर होता है, यानी कि जो वाटर बाहर निकल जाता है एनवायरनमेंट में हमारे फूड प्रोडक्ट से लॉन्ग स्टोरेज के वक्त, उसको प्रिवेंट करते हैं और इसकी ड्राइंग ऑफ से इसे बचाते हैं। जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं उनके कुछ अच्छे एग्जाम्पल हमारे होते हैं पायोल्स, देन we have the sorbitol in this piols, sorbitol, mannitol, glycerol, and many more. These are the major examples of we can say that hygroscopic agents or humectants used for moisture retention in our industry. Now next question is which of the following antibiotic is used in dairy as preservative? The options are निसिन, ऑक्सीटेट्रासाइलिन, क्लोरोटेट्रासाइलिन। जो हमारा क्लोरोटेट्रासाइलिन होता है वो दरअसल एनिमल ट्रीटमेंट के लिए हमारा यूज होता है। ये जो ड्रग होता है ये हमारा कैट्स और डॉग्स के अंदर कंजक्टिवाइटिस जो होता है उसके लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव द ऑक्सीटेट्रासाइलिन। ऑक्सीटेट्राजोसाइलिन होता है ये हमारा ह्यूमन मेडिकेशन में इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक है। और जो ऑक्सीटेट्रासाइलिन है उसका इस्तेमाल हमारा यूरिनरी जो इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, साथ में रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती है वुमेन में उनके ट्रीटमेंट के लिए मेनली किया जाता है। देन द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन इज निसिन। निसिन जो होता है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है जो निसाप्लिन का एक फॉर्म होता है। और ये जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट प्रोडक्ट ऑल्सो। और ये जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव हमारा निसाप्लिन है इसका जो कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जिनकी वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स के ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। इसमें जो मेजर करेक्टर इसका होता है ये होता है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया होते हैं इनके जो प्रिवेंशन या फिर इनके रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। देन वी हैव आल्सो एल लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस एंड एंड एस ऑरस जो कि डेयरी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक पैथोजेंस हैं और डेयरी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले पैथोजेंस में इनका नाम आता है। तो इन पैथोजेंस को भी प्रिवेंट करने के लिए निसिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें चीज़ हो गया, आइसक्रीम हो गया, उनमें निसिन का इस्तेमाल किया जाता है और वो इनकी शेल्फ लाइफ को डबल से ट्रिपल कर देता है। इसके साथ साथ जो निसिन है इसकी जो प्रॉपर्टी एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंसरी एट्रीब्यूट होते हैं डेयरी प्रोडक्ट के उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता और जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एज इट इज़ बनाए रखता है। इस वजह से निसिन का भी डेयरी प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन द प्रिजर्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज certain chemicals like dash have been found to increase the sensitivity of the microbes to radiation and options are nitrate, nitrite, potassium and ascorbate. All of these are the certain type of we can say that food additive or food preservative, but for the increasing sensitivity of microbe to the radiation, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम सबको पता है कि फूड जो हमारा प्रिजर्वेशन है उसमें रेडिएशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए हम एक अलग से टॉपिक पढ़ते हैं फूड इरिडेशन इरेडिएशन।
और इस फूड इरेडिएशन में जब हम यूवी रेज या फिर अदर इंफ्रारेड की मदद से फूड को हम स्टेरिलाइज करते हैं या फिर माइक्रोब फ्री करते हैं, तो उस वक्त हमें जरूरत होती है कि ये माइक्रोब्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इनकी सेंसिटिविटी मतलब इन रेडिएशन का इम्पैक्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे अमाउंट में पड़े, ताकि ये या तो किल हो जाए या इनएक्टिवेट हो जाए फूड के अंदर, जिससे हमारी फूड की सेफ्टी हम इंश्योर कर पाए। तो उस चीज को एनहांस करने के लिए, इस रेडिएशन को एनहांस करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं उसका नाम होता है एस्कॉर्बेट। सो द राइट आंसर इज द फूड एस्कॉर्बेट। Next one is EDTA stands for ethyl diamine tetraacetic acid, ethylene diamine tetraacetone, ethylene diamine tetraacetic acid, and none. So the correct answer is option number C, ethylene diamine tetraacetic acid. अब EDTA हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि एक चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि मेटल आयंस को बाइंड कर लेता है हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, और जो फैट का ऑक्सीडेशन है, फैट ऑक्सीडेशन से उसे प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो भी फ्लेवर या फिर कलर डिफेक्ट जो हमारे फूड के अंदर आते हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमारा EDTA एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Now next one is chelating agents also stabilize fermented beverage by complexing with, and options are iron, copper, zinc, aluminium. So the question is saying that chelating agent होते हैं वो fermented malt beverage. Fermented malt beverage means the beverages which are made from fermentation of barley, cereals and other grains with the alcoholic or non-alcoholic secretion. So these food beverages should contain chelating agent for removing the toxicity of especially copper. क्योंकि कॉपर जो होता है वो अपने टॉक्सिक नेचर की वजह से बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है अगर हम हमारे फूड ड्रिंक या फिर माल्ट ड्रिंक्स में उसका एक्सेस अमाउंट रखें। इस वजह से जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो मेटल आयन से बाइंड होकर इस टॉक्सिसिटी को कम कर देते हैं या फिर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और कॉपर का जो चिलेटिंग एजेंट है वो बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो माल्ट ड्रिंक होते हैं वो प्रॉपरली टॉक्सिसिटी फ्री हो जाते हैं और कंज्यूमेबल हो जाते हैं हर किसी के लिए। Now next question is dash is additive used to retain texture of canned fruit and vegetable, and options are improver, stabilizer, firming agent and none. अब इधर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वह कौन सा एडिटिव है जो इस्तेमाल करते हैं हम कैंड फ्रूट और वेजिटेबल का टेक्सचर मेंटेन करने के लिए। दरअसल पेक्टिन नाम का एक जेल फॉर्मिंग कंपाउंड या फिर सब्सटेंस जो होता है वो फ्रूट और वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है, ये जेल फॉर्मिंग कंपाउंड। और ये क्या करता है, जो भी हमारे फ्रूट और वेजिटेबल के फाइबर्स हैं, जैसे फ्रूट फाइबर्स या वेजिटेबल फाइबर्स है जो हमारे फ्रूट या फिर वेजिटेबल को उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बाहर बाहर कुछ इस तरीके से ये जो हमारा पेक्टिन होता है ये एक लेयर बना के रखता है, जिससे इसका स्ट्रक्चर और टेक्सचर मेंटेन रहे फ्रूट या वेजिटेबल का। लेकिन जब हम इसे प्रोसेसिंग करते हैं किसी भी फूड और वेजिटेबल की, तो ये जो पेक्टिन होता है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए जब भी हमें हमारे फूड या वेजिटेबल का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, वो मेंटेन रखना होता है कैंड फॉर्म में या कैंड पैकेजिंग फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक एडिटिव ऐड करते हैं जिसका नाम होता है फर्मिंग एजेंट। ये जो फर्मिंग एजेंट होते हैं दरअसल ये इस पेक्टिन का जो है वो एक तरह से प्रेसिपिटेशन कर देते हैं। जो भी पेक्टिन हमारा प्रोसेसिंग के बाद बच जाता है इस कैंड फूड में और वेजिटेबल में, तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें जो फूड हमारा प्रेजेंट है, वेजिटेबल प्रेजेंट है या फ्रूट प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर इवनली मेंटेन रहता है जब तक हम इसको कंज्यूम नहीं करते। वरना ऐसा होगा कि इस कैन के अंदर अगर फर्मिंग एजेंट नहीं है हमारे फ्रूट और वेजिटेबल के साथ, तो ये पेक्टिन जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जो हमारा जो स्ट्रक्चर है फूड का और जो टेक्सचर है वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा और हमें उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर, टेक्सचरल और हम कह सकते हैं फ्लेवर डिफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से जो फर्मिंग एजेंट है उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब इन फर्मिंग एजेंट्स में हमारे कैल्शियम के क्लोराइड्स आते हैं, उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट्स आते हैं, देन वी ऑल्सो हैव वेरियस कैल्शियम साइट्रेट्स, then various salts of calcium,
which are used as firming agent. Apart this aluminum sulfate, Al2SO4, then ammonium aluminium sulfate, and other aluminium salts are also used as firming agent in our food industry, ताकि हम जो हमारा fruit और vegetable है उसका texture maintain रख पाएं. Now, which of the following synthetic resin is used as clarifying agent? Option are bentonite, polyamide, gelatin, all of the above. अब इसमें देखें तो सबसे पहले हमें बताना है कि ऐसा कौन सा क्लैरिफाइंग एजेंट है जो सिंथेटिक रेजिन की तरह हमारे काम आता है. सो क्लैरिफाइंग एजेंट का मतलब होता है वह सब्सटेंसेस जो कि हमारा कोई भी फ्रूट बेस्ड ड्रिंक है या फिर अलग अल्कोहल बियर वाला ड्रिंक है, तो उस ड्रिंक में हमें कई बार एक प्रॉब्लम डिटेक्ट होने को मिलती है. जैसे ये लिक्विड ड्रिंक है हमारा फ्रूट बेस्ड या फिर अदर, तो उसके अंदर हमें ऐसे ऐसे स्मॉल सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कोई हमारा इंग्रेडिएंट हमने ऐसा डाला था उसके पार्टिकल्स ऐसे मिलते हैं. और ये जो पार्टिकल्स हैं ये जब हम इस ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो हमें एक अनप्लीजेंट हम कह सकते हैं टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, एक अनप्लीजेंट हम कह सकते हैं कि हेजीनेस हमें प्रोवाइड करते हैं इस फूड प्रोडक्ट के अंदर. तो हम इसमें क्या करते हैं, क्लैरिफाइंग एजेंट यूज करते हैं. और जब हम इसमें क्लैरिफाइंग एजेंट यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स या सेडिमेंट है या तो इसके अपर लेयर में डिपॉजिट हो जाएंगे सारे के सारे, और या फिर ये नीचे एकदम बॉटम में जाके हम कह सकते हैं डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा फूड ड्रिंक होगा वो किसी भी तरह के सेडिमेंट से फ्री रहेगा. और इसको हम इजीली अपर लेयर से या फिर लोअर लेयर में जो डिपोजिशन है इसको रिमूव करके हम अपने ड्रिंक को इजीली मार्केट में बेच सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं. तो इस क्लैरिफाइंग एजेंट के लिए हमारे पास बेंटोनाइट और जिलेटिन भी यूज होते हैं, लेकिन ये दोनों दरअसल नेचुरल हमारे क्लैरिफाइंग एजेंट है. बेंटोनाइट दरअसल एक तरह की क्ले होती है और वहीं जिलेटिन हम सबको पता है कि एक तरह का नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है. और वहीं अगर हम पॉलीअमाइड्स की बात करें तो ये हमारा एक तरह का सिंथेटिक पॉलीमर है और सिंथेटिक रेजिन ऑफ अ प्लास्टिक है, जिसका इस्तेमाल आजकल इमर्जिंग क्लैरिफाइंग एजेंट के रूप में बहुत ज्यादा किया जा रहा है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉलीअमाइड्स. Now, next question is which of the following are natural emulsifier? And options are lecithin, monoglyceride, diglyceride of fatty acid, bile acid, and all of the above. अब सबसे पहले हम देखते हैं what are the emulsifier. So emulsifier are the agents which are used to maintain water and oil emulsion in a substance. And now what is the meaning of water and oil emulsion? अब हम सबको पता है कि जो वाटर और ऑयल होते हैं वो नेचुरली हमेशा सेपरेटेड फॉर्म में रहते हैं और कभी भी मिक्स नहीं होते हैं. लेकिन जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें वाटर भी एक अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है उनके कंपोजिशन के अंदर, और फैट भी अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है. तो इनका जब हम प्रोसेसिंग करें फूड की या फिर फाइनली जो प्रोसेस्ड फूड हो उसका स्टोरेज के वक्त फैट और ऑयल का सेपरेशन ना हो, इसलिए हम जो एडिटिव इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं इमल्सिफायर. अब ये इमल्सिफायर जो होते हैं दरअसल इनका एक पार्ट तो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, और जो दूसरा पार्ट होता है इन इमल्सिफायर्स का वो हमारा होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का. इसकी वजह से जब भी हम इमल्सिफायर का यूज करते हैं तो हाइड्रोफिलिक नेचर वाला पार्ट तो वाटर से कनेक्ट रहता है और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हमारा ऑयल या फिर फैट से कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये उनके सेपरेशन को रोक देता है. अब ये जो इमल्सिफायर होते हैं इनमें हमें बताएं नेचुरल इमल्सिफायर्स कौन कौन से. इसका ऑप्शन नंबर ए है लेसिथिन. लेसिथिन जो होता है उसमें दरअसल एक ग्लिसरॉल चेन होती है जिससे हमारे फैटी एसिड कनेक्ट होते हैं, फॉस्फोरस ग्रुप भी कनेक्ट होता है और उसके साथ में हमारा अमीनो अल्कोहल ग्रुप भी कनेक्ट होता है. अब इसमें आप देख सकते हैं जो फैटी एसिड है वो तो हमारा एक तरह से हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये हमारा फैट से कनेक्ट हो जाएगा, और वहीं जो अमाइनो अल्कोहल ग्रुप है वो हमारा एक तरह से हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो हमारा वाटर या फिर अदर जो वाटर वेपर है उनसे कनेक्ट होके हमारे जो भी फूड सब्सटेंस है उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क करके उसके सेपरेशन को रोक देगा. साथ में इस जो लेसिथिन है इसके जो एज अ सोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे
जो भी फूड इंडस्ट्री में है उसमें मेन तो आते हैं एग्स, देन वी हैव सोया लेसिथिन, देन वी हैव सनफ्लावर लेसिथिन। ये मेनली सोर्स ऑफ लेसिथिन इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद में आता है मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स। ये जो मोनो और डाइग्लिसराइड्स हैं ये भी एक तरह के नेचुरल इमल्सिफायर ही हैं। लेसिथिन भी नेचुरल इमल्सिफायर था और मोनो डाइग्लिसराइड्स भी नेचुरल इमल्सिफायर ही हैं, जो हमारे मेनली मिलते हैं कोकोनट या फिर अदर जो भी हमारे सीड ऑयल्स हैं उनसे मिलते हैं, जिनमें हमारा आएगा जैसे ग्रेप सीड ऑयल, देन वी हैव ऑल्सो दी पाम ऑयल। तो ये जो ऑयल सोर्सेस हैं पाम ऑयल, रेपसीड ऑयल, इनसे हमारे मेनली मिलते हैं हमें मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड। और इनका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यूज होता है वो हमारा होता है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर, खासकर आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, क्योंकि इन मोनो और डाइग्लिसराइड जो इमल्सिफायर होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्रिस्टलाइजेशन को रोक देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन जो कि एक मेजर डिफेक्ट कॉज करता है सैंडीनेस नाम का आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं लैक्टोज के और वाटर्स के, तो जिसकी वजह से हमारे जो टेक्सचर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है पूरा आइसक्रीम का। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छे अमाउंट में हमारी डेयरी इंडस्ट्री के अंदर इन इमल्सिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट हमारा यूज होता है वो हमारा होता है स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए आइसक्रीम के टेक्सचर को। और उसके अलावा इनका एक और यूज अगर मैं कहूँ तो वो भी हमारा होता है जैसे जो रिड्यूस सेपरेशन होता है आइसक्रीम में। आप कई बार अगर हम इमल्सिफायर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फाइनल आइसक्रीम के अंदर उसके जो इंग्रेडिएंट्स और मिक्स होते हैं वो सेपरेट हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से उसके रिड्यूस करने के लिए सेपरेशन को भी हम जो हमारा मोनो और डाइग्लिसराइड है इनका यूज करते हैं। देन आता है बाइल एसिड। बाइल एसिड भी एक तरह का नेचुरल इमल्सिफायर है। अब बाइल एसिड कैसे इमल्सिफायर है, ये हमने जब आपको ध्यान होगा कि हमने जब लिपिड का डाइजेशन और लिपिड का एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया था हमारे लेक्चर के अंदर, जो आपको कोर्स में मिलेगा, तभी हमने बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझा था। बाइल दो तरह से काम आ रहा था, एक तो इमल्सन फॉर्मेशन में इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा था, और साथ में जब एब्जॉर्प्शन का वक्त आ रहा था तो मिसल फॉर्मेशन के वक्त भी बाइल बहुत अच्छे से हमारा एज ए इमल्सिफायर वर्क कर रहा था। कैसे कर रहा था, हमने देखा था कि जो फैट होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, वो दरअसल हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, क्योंकि इंटेस्टाइन में हाइड्रोफिलिक पार्ट एब्जॉर्ब होता है जबकि फैटी एसिड हमारे हाइड्रोफोबिक पार्ट के होते हैं। तो इसके अंदर क्या करता है, बाइल जो है वो इस तरह से मिसल फॉर्मेशन कर रहा था। अब बाइल भी एक तरह का इमल्सिफायर ही है, क्योंकि इसका जो हेड पार्ट था वो हमारा हाइड्रोफोबिक था और टेल पार्ट हाइड्रोफिलिक था। और मैंने आपको ये बताया इमल्सिफायर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो जो इमल्शन है फैट और ऑयल वाटर का, ऑयल और वाटर का, उसे मेंटेन कर पाते हैं। तो इस तरीके से मिसल फॉर्मेशन में बाइल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो रहा था। सो इस तरीके से जो हमारे तीनों ऑप्शन थे, ये तीनों ही हमारे नेचुरल इमल्सिफायर्स थे। मैंने इनके आपको नेचुरल सोर्स भी बता दिए कि जो बाइल तो होता है ये हमारे जो लीवर के थ्रू रिलीज किया जाता है बॉडी के अंदर, और ये इमल्सिफायर का वर्क करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ दी फैट्स इन आर बॉडी के अंदर और लिपिड्स इन आर बॉडी के अंदर। लेसिथिन के सोर्सेज एग्स होते हैं, सोया लेसिथिन होते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव सनफ्लावर लेसिथिन। और मैंने आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए। So the answer is all of the above. Now next question is, name the additive used to control the pH of food solution. Options are buffer, surface active enzyme, stabilizer and clarifying agent. So अगर हम ऑप्शन से देखें तो क्लैरिफाइंग एजेंट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्लैरिफाइंग एजेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी सेडिमेंट्स होते हैं हमारे किसी भी फूड के अंदर, उसको डिपोजिशन में वर्क करते हैं। और उसके बाद स्टेबलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे वेटिंग एजेंट होते हैं, जो फूड प्रोडक्ट के अंदर एज अ उसके वाटर एक्टिविटी है उसे मेंटेन करने या उसे कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। सरफेस एक्टिव जो एजेंट्स होते हैं ये हमारे सरफेस टेंशन लो करने के काम आते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, और इसका गुड एग्जांपल हमारा इमल्सिफायर्स होता है जिनका हमने अभी वर्क समझा था। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो होगा बफर। और वैसे भी जो बफर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो एसिडिटी लेवल है
या फिर बेसिसिटी लेवल है किसी भी फूड प्रोडक्ट का, उसको स्टोरेज के वक्त लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक जैसे प्रिविलेजेस है, अगर कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी स्टोरेज के टाइम में, तो इसकी वजह से ये टॉक्सिक नेचर हमारी बॉडी पे या फिर वेरियस हम कह सकते हैं डिजीजेस या फिर के सिम्टम्स भी हमारी बॉडी पे शो करेगा। सो इसकी जो एसिडिटी है उसे मेंटेन करने के लिए हमें जिन एजेंट्स की या जिन एडिटिव्स की जरूरत पड़ती है उन्हें हम कहते हैं बफर। इसलिए कोल्ड ड्रिंक में बफर जो इस्तेमाल होता है वो होता है कैल्शियम साइट्रेट। अब इसमें देखो बफर की हम इससे एक प्रॉपर्टी भी देखते हैं कि बफर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एसिडिक बफर या फिर बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर की बात करें तो जिनमें वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप होगा। अब इधर देखो कैल्शियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइल ग्रुप नेचर का होता है, और जो साइट्रेट है वो हमारा वीक एसिडिक नेचर का होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में जो हम बफर इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम साइट्रेट, वो दरअसल एक एसिडिक बफर होता है। वहीं बेसिक बफर्स भी होते हैं जिनमें हमारा एक वीक बेसिक ग्रुप होता है और स्ट्रॉन्ग या फिर कॉन्जुगेट एसिडिक ग्रुप होता है। इस तरीके से जो बफर हैं ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आयंस रिलीज करके हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर उसकी जो एसिडिटी और पीएच है उसको मेंटेन करने का वर्क हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर कंडक्ट करते हैं। Now next question is how the thickeners improve a food product. So options are they prevent food from drying out, they increases the viscosity, they stabilizes oil in water and none of the above. अब अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ये फूड में ड्राइंग आउट को प्रिवेंट करते हैं। ये वर्क तो हमारा इमेक्टेंट्स करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखें तो स्टेबलाइज द ऑयल इन वाटर, ये हमारे इमल्सिफायर वर्क परफॉर्म करते हैं। इसका सही आंसर होगा थिकनर्स जो हमारा वर्क परफॉर्म करते हैं इंक्रीजेस द विस्कोसिटी इन द फूड प्रोडक्ट। और इसके लिए हमारे जो थिकनर्स यूज होते हैं वो होते हैं ग्वारगम, देन स्टार्च, देन we also use gelatin as the thickener, then we also have sodium alginate as thickener, क्योंकि ये दरअसल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है इन थिकनर्स का, जो कि हमारे वाटर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और इसकी वजह से ये जो है हमारी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं फूड प्रोडक्ट के अंदर। Now the next question is the food additive used as an oxidizing agent to whiten the color of milk is, मतलब मिल्क के अंदर जो व्हाइटनिंग शो करने के लिए जो फूड एडिटिव यूज होता है उसको हम कौन से नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इरेडिएशन, ए एंड बी। दरअसल हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मेनली फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है लैक्टोपेरोक्सिडेज सिस्टम में मिल्क के अंदर, जिसकी वजह से मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा दी जाती है by the action of hydrogen peroxide with the thiocyanate in presence of lactoperoxidase enzyme। और जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस सिस्टम में यूज करते हैं तो इसकी वजह से जो ये है हमारा एज अ व्हाइटनिंग एजेंट भी वर्क करता है प्रिजर्वेटिव के साथ साथ, और मिल्क का जो कलर इंटेंसिटी है व्हाइट कलर की वो बढ़ा देता है और उसकी व्हाइट अपीयरेंस हमें ज्यादा अच्छे से दिखती है। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये वैसे फूड एडिटिव की तरह मिल्क में यूज होना बैन है, सिर्फ ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक लिमिटेड अमाउंट में यूज हो सकता है, बाकी इसको एडिशनल हम एज अ एडिटिव या फिर फूड हम कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर सकते एलपी सिस्टम के अलावा। और ये ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वैल्यू जब 300 ppm से ज्यादा हो जाती है हमारे किसी भी फूड आइटम के अंदर और खासकर मिल्क के अंदर, तो ये हमारी बॉडी को बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट शो करने लग जाती है। तो इस वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिर्फ लैक्टोज पेरोक्सिडेज सिस्टम में ही इस्तेमाल किया जाता है और वहीं पे ये कलर इंटेंसिटी को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल एक्ट एज स्टेबलाइजर। अब हम सबको पता है कि स्टेबलाइजर का क्या फंक्शन होता है। स्टेबलाइजर दरअसल हमारे यूज किए जाते हैं एज अ थिकनर, यानी कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है उसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो क्या होगा हमारा फूड प्रोडक्ट जो है वो उसमें नीचे तो सेडिमेंटेशन के कारण जम जाएगा पूरा और ऊपर लिक्विड रह जाएगा। तो जो भी जैम्स होते हैं, जेलीज होती हैं, उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम एज अ स्टेबलाइजर एडिटिव का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी को इवन रखता है। और ये जो स्टेबलाइजर होते हैं ये कई तरीके के होते हैं,
तो उनमें हमें अब बताना है कि कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट नेचर के हैं। अभी ऑप्शंस में देखें जो अगार अगार होता है वो हमारा एज अ पॉली सैकराइड कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है, और उसके अलावा कैरेजिन और एल्जिनेट भी हमारे पॉली सैकराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये तीनों दरअसल हमारे जो होते हैं ये हमारे मिलते हैं सी वीड से। यानी कि जो सी वीड्स में जो एक तरह से एल्गीज जो प्रेजेंट होती है सी बॉटम में, उन एल्गीज की मदद से हमें ये तीनों मिलते हैं, कैराजिन, एल्जिनेट और अगार अगार, और ये तीनों हमारे कार्ब्स होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट्स के ही टाइप होते हैं। और वहीं जो जिलेटिन होता है ये हमारा प्रोटीन होता है, ये हमारा मेनली मिलता है हमें फिशेज में, और उसके अलावा जो पिग्स की जो हम कह सकते हैं बॉडी होती है उसके अंदर भी हमें जेलेटिन मिलता है। तो इसके मेन सोर्स में पिग्स ही आते हैं जिनकी हम कह सकते हैं बॉडी या मीट से हम जेलेटिन शुरुआत में एक्सक्रेट करते थे। इस वजह से जो इसका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हमें बताना था इस ऑप्शन में, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेलेटिन। Now the next question we have to discuss is the enzyme used to clarify the beverages is। So जो एंजाइम हमें बताना है जो क्लैरिफिकेशन में काम आता है खासकर बेवरेजेस में भी। अगर हम फ्रूट टू बेस्ड ड्रिंक की बात करें, फ्रूट ड्रिंक्स की, तो हम उनमें जो एंजाइम इस्तेमाल करते हैं वो होता है पेक्टिनेज। अब पेक्टिनेज क्या करता है, दरअसल जो भी हमारे फ्रूट और अदर वेजिटेबल बेस्ड ड्रिंक्स होते हैं उन फ्रूट ड्रिंक्स में एक पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है पेक्टिन नाम का, और ये जो पेक्टिन होता है ये इन फ्रूट्स की सेल वॉल का कंस्ट्रक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो पेक्टिन होता है इसकी वजह से क्या होता है, जैसे फ्रूट जूस है इसकी जो विस्कोसिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इस विस्कोसिटी की वजह से जब हम इसे फिल्टर करते हैं फिल्ट्रेशन के वक्त, ये जो पेक्टिन के कारण इस फ्रूट जूस का प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, और इसमें हमें हेजीनेस मतलब धुंधलापन और एक तरह से हम कह सके जो अनक्लियर्ड जो इसका हमें देखने को मिलता है, फ्लो भी, टेक्सचर भी, और साथ में अपीयरेंस भी एकदम अनक्लियर देखने को मिलती है। तो इस पेक्टिन को तोड़ने के लिए, इस पेक्टिन को डिग्रेड करने के लिए जो हम एंजाइम इस्तेमाल में करते हैं उसका नाम होता है पेक्टिनेज। और ये ही पेक्टिनेज जो होता है ये इसको डिग्रेड कर देता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को, और उसको फिर इतना स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देता है ताकि ये जो फिल्ट्रेशन है उसके वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना दे, इसकी विस्कोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाए ना, और इजीली हम जब हमारे फ्रूट जूस या जो भी फ्रूट या वेजिटेबल बेस्ड ड्रिंक्स है उनको फिल्टर करें तो उसमें कोई भी हमें हेजीनेस ना दिखे या फिर हायर विस्कोसिटी के कारण अनक्लियर हमें उसकी अपीयरेंस ना मिले। इसलिए एज अ क्लियरिफाइंग एजेंट हम पेक्टिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज लेवल ऑफ नाइट्राइट इन क्योर्ड मीट इज, मतलब जो प्योर मीट होता है उसमें हमें कितना परसेंटेज लेवल ऑफ नाइट्राइट मेंटेन रखना चाहिए। तो ऑप्शन है ए 200 ppm, ऑप्शन बी 1000 ppm, ऑप्शन सी 500 ppm एंड ऑप्शन डी इज 5000 ppm। अब अगर हम क्योर्ड मीट की बात करें तो क्योरिंग ऑफ मीट का मतलब होता है कि शुगर और सॉल्ट्स को एज अ एडिटिव हम यूज करते हैं मीट के अंदर, जिससे उसकी काफी सारी प्रोसेसेस में हमें असिस्टेंस मिले, जिनमें आती है प्रिजर्वेशन, फ्लेवर एंड कलर डेवलपमेंट, फर्मेंटेशन, स्मोकिंग एंड मैनी मोर। सो इन चीजों के लिए हमें डिफरेंट सॉल्ट्स जिनमें नाइट्रेट और नाइट्राइट सॉल्ट्स भी आते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो नाइट्राइट होते हैं अगर ये बहुत हाई अमाउंट में हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें तो उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में हाई अमाउंट में अगर यूज होने पे कैंसर जैसी सिचुएशन भी कॉज कर सकते हैं। तो इनका हमें लिमिटेड अमाउंट में ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो जो अमाउंट होता है वो हमारा होता है 200 ppm। So the percentage level of nitrate should be present in cured meat is about 200 ppm. Now the question is which of the following agent responsible for flavor in foods? So options are esters, aldehyde, ketones and all of the above. अगर हम एस्टर्स की बात करें तो एस्टर हमारे फूड में दरअसल फ्रूटी फ्लेवर प्रोवाइड करने का वर्क करता है, और वहीं अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड हमारे फ्रूट या फिर जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हमें सॉरनेस या फिर सॉल्टीनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी के साथ में जो हमारा लास्ट ऑप्शन है या फिर थर्ड ऑप्शन है कीटोन्स, कीटोन दरअसल कैरेमल लाइक फ्लेवर प्रोवाइड करने का हमारे किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर एज अ एडिटिव वर्क करता है। सो इस तरीके से ये तीनों ही फ्लेवर प्रोवाइडिंग एजेंट्स है। फ्लेवर प्रोवाइडिंग एजेंट्स कई
और भी तरीके से काम करते हैं, जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, और साथ में ये भी कोई भी हमारा ऑफ फ्लेवर प्रोसेसिंग के वक्त कॉज होता है उसको कवर करने के लिए भी यूज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब हम यूएचटी हीट ट्रीटमेंट करते हैं मिल्क का, तो कई बार उसमें कुक्ड फ्लेवर आ जाता है। उस कुक्ड फ्लेवर को कवर करने के लिए भी हम उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से ये तीनों ही हमारे फ्लेवरिंग एजेंट थे, और आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। Now the question is, which of the following agent responsible for flavor in foods? So options are esters, aldehyde, ketones and all of the above. अगर हम एस्टर्स की बात करें तो एस्टर हमारे फूड में दरअसल फ्रूटी फ्लेवर प्रोवाइड करने का वर्क करता है, और वहीं अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड हमारे फ्रूट या फिर जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हमें सॉरनेस या फिर सॉल्टीनेस प्रोवाइड करने का काम करता है। इसी के साथ में जो हमारा लास्ट ऑप्शन है या फिर थर्ड ऑप्शन है कीटोन्स, कीटोन दरअसल कैरेमल लाइक फ्लेवर प्रोवाइड करने का हमारे किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर एज ए एडिटिव वर्क करता है। सो इस तरीके से ये तीनों ही फ्लेवर प्रोवाइडिंग एजेंट्स है। अब फ्लेवर प्रोवाइडिंग एजेंट्स कई और भी तरीके से काम करते हैं, जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, और साथ में ये भी कोई भी हमारा ऑफ फ्लेवर प्रोसेसिंग के वक्त कॉज होता है उसको कवर करने के लिए भी यूज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब हम यूएचटी हीट ट्रीटमेंट करते हैं मिल्क का, तो कई बार उसमें कुक्ड फ्लेवर आ जाता है। उस कुक्ड फ्लेवर को कवर करने के लिए भी हम उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से ये तीनों ही हमारे फ्लेवरिंग एजेंट थे, और आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। Now, which acid is higher bacteriostatic? Acetic acid, tartaric acid, citric acid और मैलिक एसिड। और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको बढ़ने से रोकना, ग्रोथ को प्रिवेंट करना, जबकि बैक्टीरियोस्टिडल का मतलब होता है जो हमारे बैक्टीरिया है उनको एक तरह से किल करना। तो जो बैक्टीरियोस्टिडल इम्पैक्ट करते हैं वो प्रिजर्वेटिव अलग होते हैं, और इन ऑप्शंस में जो सबसे ज्यादा बैक्टीरियोस्टैटिक यानी बैक्टीरिया प्रेजेंट तो है लेकिन उनकी ग्रोथ फर्दर नहीं हो पा रही है, ऐसा इफेक्ट शो करने वाला सबसे ज्यादा जो है वो एसिटिक एसिड ऑप्शन है। बाकी भी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं, जैसे टार्टेरिक एसिड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमसे पूछा गया है तो सबसे ज्यादा बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट हमें फूड में एज अ प्रिजर्वेटिव एसिटिक एसिड का ही देखने को। Next is permitted quantity of sodium benzoate in jam jellies as preservative. So अब हमें इसमें permitted quantity of sodium benzoate बतानी है। दरअसल सोडियम बेंजोएट जो होता है वो हमारे जैम्स और जेली में यूज होता है क्योंकि ये बेंजोइक एसिड रिलीज करता है, और ये जो बेंजोइक एसिड होता है ये जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे जैम्स और जेलीज में यीस्ट फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकता है। बेंजोइक एसिड क्या करेगा, यीस्ट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है स्टोरेज के वक्त, जिसकी वजह से जो इनका माइक्रोबियल हम कह सकते हैं डिग्रेडेशन या माइक्रोबियल स्पॉइलेज होती है जैम्स और जेलीज की, उनको हमारा सोडियम बेंजोएट अच्छे से हम कह सकते हैं कि प्रिवेंट करता है। लेकिन ये जो सोडियम बेंजोएट होता है इसका एक मेजर जो डिसऑर्डर हो सकता है कि अगर ये बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, तो यही सोडियम बेंजोएट जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो बेंजीन होता है ये दरअसल कार्सियोजेनिक नेचर का होता है, यानी कि ये हमारे बॉडी में कैंसर कोज कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो इस वजह से इसकी जो है एक लिमिटेड अमाउंट ही फूड प्रोडक्ट्स में परमिटेड होती है, और जैम्स और जेली के अंदर जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सोडियम बेंजोएट परमिटेड है हमारी वो है अराउंड 200 ppm, यानी कि 200 ppm से ज्यादा हम सोडियम बेंजोएट को एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे जैम्स जेलीज के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू FSSAI क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव हमें बताने ऑप्शन है एसिटिक एसिड, डेक्सट्रोज, निसिन एंड ग्लूकोज। अब अगर FSSAI की बात करें तो FSSAI ने प्रिजर्वेटिव को दो क्लासेस में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट है क्लास 1 प्रिजर्वेटिव एंड सेकंड है क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है उनमें हमारे वो प्रिजर्वेटिव आते हैं जो ट्रेडिशनली हमारे हाउसेज में बहुत टाइम से यूज हो रहे हैं और जो हमें नेचुरली मिलते हैं, और इनमें जैसे आते हैं शुगर्स, देन वी हैव सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट विच वी यूज इन आवर होम, then we have natural preservative as honey, spices and which we use commonly in our kitchen.
सो दीज आर द नेचुरल प्रिजर्वेटिव। वहीं क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में हमारे केमिकली ड्राइव्ड या फिर जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं उनको क्लासिफाई कर रखा है। इसमें हमारे जैसे बेंजोएट आते हैं, बेंजोएट हो गए, देन सल्फाइड्स हो गए हमारे, देन वी हैव सब पर आ रहा है ऑप्शन निसीन भी इसी में आएगा, नाइट्रेट्स होते हैं वो भी इसी में आएंगे हमारे। तो इस तरीके से जो हमारे आर्टिफिशियल या फिर हम कह सकते हैं केमिकली जो ड्राइव प्रिजर्वेटिव है वो हमारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो इन ऑप्शंस में से देखें, जो एसिटिक एसिड है जिसे हम विनेगर कहते हैं, डेक्सट्रोज है जो एक तरह का शुगर है, और जो ग्लूकोज है ये भी एक तरह का कॉमन शुगर है जो हमारे किचन्स में या फिर ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता आया है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निसीन हो जाएगा, जो कि क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव में आता है। और जो क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव है उनका हमें एक लिमिटेड अमाउंट ही हम यूज कर सकते हैं एज पर दी FSSAI गाइडलाइन किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, ताकि उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट हमें ना ही देखने को मिले। Now which of the following method is used to sterilize spices? यानी स्पाइसेस के स्टेरिलाइजेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? अब स्पाइसेस के स्टेरिलाइजेशन का मतलब है स्पाइसेस को माइक्रोब से या फिर किसी भी इंसेक्ट से, पेस्ट से फ्री करने की प्रोसेस। तो इसके लिए मेनली 3 मेथड होते हैं। पहला होता है स्टीम, सेकेंड हमारे पास होता है इरेडिएशन, और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का और जो मोस्ट कॉमनली यूज भी होता है वो होता है फ्यूमिगेंट्स। अब स्टीम और जो हमारे इरेडिएशन होते हैं इनके काफी सारे बैड इफेक्ट भी होते हैं हमारे स्पाइसेस के ऊपर, और साथ में ये प्रॉपर हमारा स्टेरिलाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माने जाते हैं स्पाइसेस के केस में। लेकिन फ्यूमिगेंट्स होते हैं वो दरअसल पॉइजनस वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, और जो कि गैसियस फॉर्म में हमारे स्पाइसेस के अंदर, जिनको हम कह सकते हैं इनोकुलेट या फिर स्पाइसेस के कांटेक्ट में लाया जाता है, ताकि हमारे जो स्पाइसेस पे पेस्ट हैं, नेमोडेंट्स हैं, उसके अलावा हमारे स्पाइसेस के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट्स लग चुके हैं तो उनको रिमूव किया जा सके। तो ये पॉइजनस भी होते हैं और वॉलेटाइल भी होते हैं। वॉलेटाइल इसलिए ताकि इनको बाद में बाय द हेल्प ऑफ हीट और बाय द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग सम वी कैन से दैट हॉट एयर वी कैन रिमूव दैम फ्रॉम आर स्पाइसेस इजीली, क्योंकि ये पॉइजनस नेचर के भी हैं। तो इन फ्यूमिगेंट्स में जो मेजरली 2 केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं स्पाइसेस के स्टेरिलाइजेशन के लिए, उनमें एक तो आता है एपॉक्साइड्स जिन्हें हम कहते हैं इथाइलिन ऑक्साइड्स, और दूसरा जो केमिकल होता है हमारे पास वो होता है प्रोपाइलिन ऑक्साइड। और ये दोनों ही इथाइलिन ऑक्साइड और प्रोपाइलिन ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों ही एपॉक्साइड कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस वजह से इन ऑप्शंस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपॉक्साइड्स। Now next question is Bixin is a dash pigment derived from the seed coat of Bixa aurelia। अब जो Bixa aurelia हमारा एक तरह का प्लांट होता है उससे हमें Bixin नाम का एक कलरिंग पिगमेंट मिलता है, तो हमें उसका कलर बताना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं Bixin के बारे में। Bixin दरअसल 2 वर्क हमारे परफॉर्म करता है फूड एडिटिव की तरह। पहला तो होता है एज अ कलरिंग एजेंट, कलर प्रोवाइड करने का, और दूसरा हमारा जो Bixin वर्क परफॉर्म करता है वो होता है हमारा दूसरा वर्क जो हमारा होता है वो होता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये जो ऑक्सीडेशन होता है हमारे फूड प्रोडक्ट का उसको रोक देता है बाय द डिफरेंट माइक्रोब्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन स्पॉइलेज होता है, ऑक्सीडेशन स्पॉइलेज होता है, रेंसिडिटी जैसे डिफेक्ट आते हैं, उन सबको भी Bixin की हेल्प से हम रोक सकते हैं। और ये जो Bixin होता है ये मेनली ऑयल बेस्ड जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एज अ कलरिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, यानी कि जो चीज हो गए और उसके अलावा बटर हो गया। बटर में आपको सबको पता होगा एनेटो नाम का एक हमें कलरिंग एजेंट इस्तेमाल करना होता है, तो उसका भी मेन पिगमेंट ये Bixin ही होता है, और ये Bixa aurelia नाम के ट्री से मिलता है, ये हमने देख ही लिया है। और ये जो Bixin होता है इसका कलर रेंज करता है फ्रॉम ऑरेंज टू रेड, लेकिन इसका जो शेड होता है वो मोस्टली रेड के हम पास में ज्यादा देखते हैं। इसलिए इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से, इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड कैन नॉट बी यूज टू प्रिजर्व नेचुरल कलर्ड जूसेस बिकॉज इट्स। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एज अ ब्लीचिंग एक्शन हमारा बहुत ज्यादा शो करता है, क्योंकि ये जो हमारा फूड जूसेस और अदर फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन होता है उसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन के साथ में इसका जो कलर होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट का वो भी उड़ जाता है। और लेकिन ये जो होता है टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये कैसा होता है? टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट होता है। मतलब अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड से हमारे फूड जूसेस को ट्रीट करने के बाद उनको एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में रख देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आसपास से कलर्स एब्जॉर्ब करके वापस कलर्ड हो जाएंगे। तो ये कैसा होता है? टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट होता है। खासकर जब शुगर इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, शुगर का हम जो ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये पहले तो ब्लीचिंग शो कर देगा ऑक्सीजन के साथ में, रिमूवल के साथ कलर के, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो शुगर होगी वो आसपास से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब करेगी तो वापस कलर डाल जाएगी। तो ये टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट भी हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ वी हैव टू डिस्कस चिलेटिंग एजेंट्स आर आल्सो नोन एज। जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो मेनली हमारे ने शुरुआत में देखा था क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। वो एक तो उनका मेजर फंक्शन हमारा था चिलेटिंग एजेंट्स का जो मेटल आयंस है उनको ट्रैप करना, और जैसे जो भी हार्मफुल मेटल्स थे हमारे पास जैसे कॉपर के आयंस थे, जिंक के आयंस थे, उन सबको ट्रैप करना ताकि उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो हमारे फूड आइटम में ना हो। साथ में दूसरा ये जो वर्क परफॉर्म कर रहे थे वो एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट भी वर्क कर रहे थे, यानी कि जो वाटर एक्टिविटी है उसको भी ये चिलेटिंग आयंस बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे हमारे फूड के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शंस देखे तो मेटल स्कैवेंजर्स यानी मेटल आयंस को ट्रैप करने का वर्क भी ये परफॉर्म कर रहे थे, और सिक्वेस्ट्रेंट्स यानी एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट भी ये वर्क परफॉर्म करते हैं। ये हमारे दो ऑप्शंस है और ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ सिक्वेस्ट्रेंट्स एंड मेटल स्कैवेंजिंग का वर्क हमारे चिलेटिंग आयंस परफॉर्म करते हैं। Now next question is bleaching of wheat flour is generally done by using benzyl peroxide, chlorine dioxide, chlorine gas or none। अब ब्लीचिंग ऑफ व्हीट का मतलब होता है जो भी हमारे व्हीट में कलरिंग एजेंट है जिनमें हमारे मेनली आता है जेंथोफाइल और अदर जो कलरिंग एजेंट होते हैं हमारे व्हीट के अंदर, उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग ऑफ व्हीट फ्लोर। और ये जो रिमूवल किया जाता है ये दरअसल हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, खासकर जो भी हमारे बिस्किट्स और कुकीज होते हैं, उनको एक बहुत अच्छा अपीयरेंस और टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए हम ब्लीचिंग ऑफ व्हीट फ्लोर का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। और इसके लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है बेंजाइल पेरोक्साइड। साथ में क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैसेस का भी आप कई जगह इस प्रोसेस में इस्तेमाल देख सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूसेज किया जाता है मेनली ब्लीचिंग एजेंट की तरह, वो उसमें हमारा सबसे ऊपर आता है बेंजाइल पेरोक्साइड, खासकर ब्लीचिंग ऑफ व्हीट के अंदर। Now next question is which of the following can be used as leavening agent? Options are sodium bicarbonate, water vapor, ammonium bicarbonate and all of the above। अब लीवनिंग एजेंट क्या होते हैं? दरअसल लीवनिंग एजेंट वह एजेंट होते हैं जो हमारा डो होता है कोई भी बेकरी इंडस्ट्री का, उसके अंदर गैस फॉर्मेशन करने में जो मदद करते हैं। यानी कि हमने देखा होगा हमें बेकरी इंडस्ट्री में कुछ फ्लफी डो चाहिए होता है जिसके अंदर हम उसे अगर किसी भी ब्रेड को ध्यान से देखें तो उसमें कुछ ऐसा पोरस स्ट्रक्चर हमें मिलेगा जैसे कोई गैस बबल्स उसे लीव करके गए हो। तो उसके लिए जिन एजेंट्स या जिन मिक्सेस के साथ हम इस जो भी हम बेकिंग हमारा मटेरियल है उसको मिक्स करते हैं उसको हम कहते हैं लीवनिंग एजेंट। और लीवनिंग एजेंट में हम मेनली क्या कर रहे होते हैं? गैस फॉर्मेशन कर रहे होते हैं किसी भी डो के अंदर, और बाद में वो गैस जब उससे लीव करती है तो कुछ ऐसे पोरस स्ट्रक्चर का हमें फ्लफी टेक्सचर का डो या फिर बेकरी प्रोडक्ट हमें मिलता है। सो इसके लिए जो कॉमन हमारे लीवनिंग एजेंट यूज होते हैं उनमें आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर वेपर और अमोनियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो हमने नॉर्मली बेकरीज में देखा ही होगा डो में एज अ लीवनिंग एजेंट या फिर गैस फॉर्मेशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एजेंट होता है। उसी के साथ साथ वाटर वेपर भी इसे असिस्ट करता है हमारे जो लीवनिंग की प्रोसेस या फिर गैस फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो भी एक तरह का सोडा ही होता है वो भी हमारे एज अ लीवनिंग एजेंट वर्क करता है डो फॉर्मेशन के लिए।
सो इसका आंसर हो जाएगा. Now next question is carcinogenic chemical benzoprine is present in cabbages, lettuce, spinach and all of the above. अब जो बेंजोपरीन होता है ये दरअसल एक कार्सियोजेनिक एजेंट होता है जो मेनली ऑटोमोबाइल से निकलने वाला स्मोक हो गया इनसे निकलता है, और कई बार कुछ ऐसी वेजिटेबल जैसे कैबेज हो गया, स्पेनिश हो गया, ये इस बेंजोपरीन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये इन तीनों ही तरह की जिनमें जो लीफी वेजिटेबल्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट हो जाता है. सो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव होगा. सो thank you for listening. This is about today's 25 important questions related to your food additives topic in your food chemistry syllabus of food analyst and junior analyst examination. We discussed all these questions in detail and I think it will help you. And I also tell you about and introduce you all about the new course launched by our Food Tech Online. So please go and check out the further details about that course. You will definitely get benefit from that course. So thank you for listening again.